हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 2 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने आपसे स्टैटिक जीके का एक सवाल पूछा था। मेरा क्वेश्चन ये था कि भारत का एक कौन सा राज्य है जिसको कड़कनाथ चिकन के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। तो दरअसल इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। एमपी वो स्टेट है जहां पर कड़कनाथ चिकन जो है इसका उत्पादन सबसे पहले से किया जा रहा है और सबसे ज्यादा तादाद में भी किया जाता है। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है दरअसल यही है कड़कनाथ मुर्गा। इस मुर्गे की खास बात यह है कि खाने वाले बताते हैं कि जो इसकी बोन्स हैं वो भी काले रंग की होती है। इवन ये पूरा मुर्गा ही काले रंग का होता है। इतना ही नहीं, जो इसका मीट होता है या आप बोल सकते हो जो इसका जो मांस होता है तो वो भी काले रंग का ही होता है। ओवरऑल फुल ब्लैक ये मुर्गा होता है। एक और इसकी खास बात है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा दूसरे कंपैरेटिवली दूसरे जितने भी चिकन हैं उनसे कहीं ज्यादा पाई जाती है। तो भारत सरकार इसको प्रमोट करती है और मध्य प्रदेश सरकार भी प्रमोट करती है, और जिसके लिए इसका प्रोडक्शन पोल्ट्री में लगातार बढ़ाया जा रहा है। और इसी के लिए कुछ टाइम पहले ही एमपी गवर्नमेंट को कड़कनाथ चिकन के लिए जीआई टैग दिया गया था। एक और जीआई टैग आप ध्यान रखें, कुछ टाइम पहले ही आसाम को जीआई टैग दिया गया है आसामी गमोछा के लिए। क्या बोलते हैं इसको? गमोछा। जैसे यूपी और बिहार में गमछा बोलते हैं ना, जैसे जो लोग लू से बचने के लिए सर में भी बांध लेते हैं, मुंह पे बांध लेते हैं, या जनरली गले पे आपने देखा होगा लटकाए हुए, उसी तरीके से आसाम में इसको गमोछा बोलते हैं। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव जो है 2024 का, इसका उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। अहमदाबाद में जो साबरमती नदी बहती है, उसी नदी के किनारे जो लोगों के घूमने के लिए साबरमती रिवर फ्रंट बना हुआ है, वहीं पर यह बुक फेयर का उद्घाटन किया गया है। ये जो बुक फेस्टिवल है इसमें पूरे दुनिया भर के कई सारे पब्लिशर्स अपने स्टॉल लगा रहे हैं। करीब 300 से ज़्यादा पब्लिशर्स ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, और करीब 1000 से ज़्यादा पब्लिशर्स की दुनिया भर से बुक्स इसमें पब्लिश करी गई हैं। इतना ही नहीं, गुजराती ऑथर्स को भी इस बुक फेस्टिवल में प्रमोट किया जा रहा है। ये जो बुक फेस्टिवल है इसको पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भारत सरकार, साथ में नेशनल बुक ट्रस्ट और अहमदाबाद की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। बेसिकली अगर बात करें तो आसपास के कई सारे देश हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, सिंगापुर हो गया, और अगर दूर दराज के देशों की बात करें तो डेनमार्क भी इसमें हिस्सा ले रहा है। स्कॉटलैंड, स्पेन, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सारे कंट्रीज यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। ध्यान रखिए, जैसे कि पूरे साल का जो इंटरनेशनल बुक फेयर होता है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो वो नई दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है जनवरी या फरवरी के महीने में। कभी जनवरी में तो कभी फरवरी में। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल की बात हो रही है, वो बुक फेयर है, ये बुक फेस्टिवल है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक पैक्ट साइन किया गया है, और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को आईएनएस विक्रमादित्य को मरम्मत करने के लिए और उसकी ओवरहॉलिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपयों का दिया गया है? तो भारत सरकार ने यह कॉन्ट्रैक्ट 1207.5 करोड़ का दिया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को। मैं आपको पहले दिखा देता हूं आईएनएस विक्रमादित्य है कैसा। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है यही है आईएनएस विक्रमादित्य, और इसकी जो हाइट है ये 60 मीटर इसकी हाइट है। ओवरऑल अगर इसके वेट की बात करें तो 45,000 टन इसका वेट है। आईएनएस विक्रमादित्य हमारा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें एक बार में मल्टीपल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर खड़े ही नहीं हो सकते हैं, इवन लॉन्च भी हो सकते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य इंडियन नेवी की बैकबोन है। तो इसकी ओवरहॉलिंग अब कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड करके देंगे इंडियन नेवी को। इतना ही नहीं, इसकी ओवरहॉलिंग के साथ साथ आईएनएस विक्रमादित्य, जिसको कमीशन 2013 में किया गया था, आज करीब इसको 11 साल हो चुके हैं। इन 11 सालों में जो नई टेक्नोलॉजीज एक एयरक्राफ्ट कैरियर में होनी चाहिए वो भी इसमें इंस्टॉल करी जाएंगी। मतलब आप बोल सकते हो मेंटेनेंस के साथ साथ रिपेयर और ओवरहॉल ये सारी चीजें इसमें करी जाएंगी। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इंडियन नेवी के लिए वॉरशिप बनाने का काम करते हैं, पेट्रोल वेसल भी बनाने का काम करते हैं। इसकी स्थापना 1972 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका कोची, और इसके चेयरपर्सन है
मधु एस नायर, यहां पर मैं लिख देता हूं मधु एस नायर। और इस टाइम पर इंडियन नेवी के चीफ कौन है? ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगले 48 घंटे के बाद हम लोग भारतीय नौसेना दिवस मनाएंगे। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है हर साल। भारत सरकार ने ये कौन सा बैंक है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ $98 मिलियन का लोन पैक्ट साइन किया है? इस पैसे की मदद से भारत में बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये पैक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया गया है। मतलब आप बोल सकते हो एडीबी भारत सरकार को $98 मिलियन का लोन देंगे। इस पैसे की मदद से भारत सरकार बागवानी को बढ़ाने के लिए भारत में यूरोपियन टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। आपको पता होना चाहिए पूरे भारत भर में हर साल तापमान और जलवायु अनुकूल ना होने की वजह से बहुत सारी फसल खराब हो जाती है, बहुत सारे किसानों का नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से भारत सरकार को किसानों को सब्सिडी भी देनी पड़ती है। तो ये जो पैसा है ये किसानों को सब्सिडी में भी मदद करेगा, साथ में न्यू टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करने में भी मदद करेगा, जिससे कि मौसम कैसा भी हो फसल सरवाइव कर जाए। कल भी मैंने एडीबी के बारे में आपको बताया था। अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट री इलेक्ट किए गए हैं, सॉरी इलेक्ट किए गए हैं, री इलेक्ट नहीं किए गए हैं। इस टाइम पर एशियन डेवलपमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मसात्सुगु आसाकावा। और अब जो नए अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम क्या है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इनका नाम है मसातो कांडा। क्या नाम है? मसातो कांडा। और फरवरी 2025 से ये एडीबी के प्रेसिडेंट का पदभार संभाल लेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मनीला। मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। इस टाइम पर पूरे दुनिया के 68 कंट्रीज हैं जो कि एडीबी के मेंबर हैं। इसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल इन शॉर्ट बोला जाता है। इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं विनय चंडोक। और फाइनेंस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है विजय चंडोक। विजय चंडोक इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। इतना ही नहीं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की पोस्ट भी सर्व कर चुके हैं लंबे टाइम के लिए। 30 साल से ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस है। इस वजह से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड में अभी ये एमडी और सीईओ का पदभार संभालेंगे। इनको इनके फील्ड में रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्रेडिट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, क्रेडिट रिस्क, इन सभी सेक्टर में एक्सपीरियंस प्राप्त है। और इस टाइम पर अगर बात करें एनएसडीएल की, तो जो इसकी एसेट वैल्यू है ये भारत की एक ऐसी फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी एसेट वैल्यू सबसे ज्यादा है। कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी याद दिला देता हूँ। हाल फिलहाल में इंडियन बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम ध्यान रखें, विनोद कुमार। क्या नाम है? विनोद कुमार। ये कौन सी कंपनी है जिसको फेडरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इंडस्ट्री अवार्ड 2023 में कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को बेस्ट मैनेज्ड प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। इतना ही नहीं, जितनी भी पेट्रोलियम कंपनी है उन सभी में सबसे ज्यादा बेहतर और डिजिटल एडवांस टेक्नोलॉजी बीपीसीएल ने ही यूज करी है, इसलिए इनको डिजिटली एडवांस कंपनी ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। और साथ में ऑयल एंड गैस रिटेलर कंपनी ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। ये 4 अवार्ड इनको मिले हुए हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1976 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसके चेयरपर्सन है जी कृष्ण कुमार। क्या नाम है? जी कृष्ण कुमार। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं इनका नाम है गोजी ओकोंजो इवेला। और आपको बता दूं साल 2021 में ये डायरेक्टर जनरल बनाई गई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो हाल ही में एक बार फिर से इनका अपॉइंटमेंट हो गया है अगले कार्यकाल के लिए। तो अगले कार्यकाल के लिए डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल फिर से गोजी ओकोंजो इवेला ही रहेंगी। जो इवेला हैं ये नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट हैं। 2021 सितंबर में डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल ये बनी थी। और जो इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है ये अगले साल सितंबर
2025 में खत्म हो रहा है। तो जो इनका नया कार्यकाल है जिसके लिए चुनी गई हैं, वो कार्यकाल अगले साल सितंबर 2025 से चालू होगा और 2029 तक रहेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। एक और बात आप ध्यान रखिए, हाल ही में भारत सरकार की तरफ से ब्राजील के नए एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो नए राजदूत ब्राजील में होंगे दिनेश भाटिया। क्या नाम है? दिनेश भाटिया। हाल ही में ये कौन सा चक्रवात या तूफान है जो कि पुडुचेरी और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज पे आया हुआ है और काफी इसने तबाही मचाई हुई है? तो ये न्यूज में भी चल रहा है। इस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन फिंगन। और कल एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, आपने देखा होगा, यूट्यूब पर काफी वायरल है वो वीडियो। इंडिगो की एक फ्लाइट है जो कि चेन्नई में उतरने वाली है और इस फिंगल साइक्लोन की वजह से वो बड़े रिस्क में आ गई थी। अपनी स्किल्स का यूज करते हुए बचाया है, वरना वो क्रैश लैंडिंग भी हो सकती थी। बहुत बुरी सिचुएशन थी उस टाइम पे। और फिंगल में इस टाइम पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। भारी बारिश हो रही है। पुडुचेरी की अगर बात करें तो पुडुचेरी में बारिश को लेकर पिछले 30 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है इस साइक्लोन के अंतर्गत। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, ये जो साइक्लोन के नाम दिए जाते हैं ये कंट्रीज के ही द्वारा दिए जाते हैं। तो ये जो फेंगल नाम है ये इसको दिया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि फेंगल साइक्लोन है, ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो आप ध्यान रखें, सऊदी अरेबिया। फेंगल जो है ये एक अरेबिक वर्ड है और अरबी में फेंगल का मतलब होता है एक ट्रेडिशन। ठीक है, तो दरअसल एक कल्चरल ट्रेडिशन जो होता है उसको फेंगल बोलते हैं, उस बेसिस पर इसका नाम दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा वडोदरा शहर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो टोटल ये धनराशि 616.54 करोड़ की अपॉइंट करी गई है। ये जो एलोकेटेड धनराशि है इसकी मदद से वडोदरा शहर के अंदर रोड, ब्रिजेस बनाए जाएंगे और वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। पानी की जो निकासी की समस्या होती है, ड्रेनेज सिस्टम, और साथ में स्ट्रीट में लाइटिंग वगैरह, सीसीटीवी कैमरास, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और यहाँ पे गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो कि ईपीएफओ के हैं, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा संस्थान है जो कि आपका पीएफ सिक्योर करने का काम करती है। जैसे कि मान लीजिए कल को आपकी नौकरी लगेगी तो आपकी जो सैलरी बनेगी उसमें से कुछ अमाउंट आपका पीएफ के लिए, मतलब प्रोविडेंट फंड के लिए कटेगा। ये कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे मान लीजिए आपने हर महीने 1,000 रुपए अपने पीएफ में कटवाए। ठीक है, मान लेते हैं एक साल बाद आपके कितने हो गए? 12,000 रुपए पीएफ में इकट्ठे हो गए। तो जब आप इसको एक साल बाद मान लीजिए आप निकालना चाहते हो उसको, तो जितना पैसा आपने जमा किया है उतना ही सरकार की तरफ से मिलाया जाता है, जिसको बोलते हैं रोजगार भत्ता, जो कि 100% मिलता है। तो 12,000 गुणे 2 कर दो सीधे सीधे, ये हो जाएगा 24,000। अब इसके ऊपर पिछले एक साल का ब्याज लगाया जाएगा और ब्याज लगाने के बाद जो धनराशि बनेगी वो आपके अकाउंट में फाइनली आती है। तो जनरली यही रीजन है कि पीएफ जो है ज्यादातर लोग अपने रिटायरमेंट के बाद ही निकालते हैं, क्योंकि वो एक सिक्योर धनराशि होती है आपकी सैलरी में से ही और रिटायरमेंट के बाद आपके काफ़ी काम आती है। इसका रीज़न एक और होता है कि जिस दिन आप इसे निकालते हो उस दिन का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है वही लगता है आपके पूरे पीएफ में। इस तरीके से ईपीएफओ काम काम करती है। तो इसकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 236वीं मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने करी? तो इस टाइम पर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई है। और अगर 2023 से 24 के सत्र की बात करें तो 2024 में भारत सरकार की तरफ से 4.45 करोड़ क्लेम्स सेटल किए गए हैं, जिसकी धनराशि थी 1.82 लाख करोड़। और 2025 के लिए अगर बात करें तो अभी तक 3.83 करोड़ क्लेम्स जो हैं वो ऑलरेडी सेटल किए जा चुके हैं, मतलब जो लोग रिटायर हो चुके हैं अपना पीएफ क्लेम कर चुके हैं। और इसकी धनराशि है 1.57 लाख करोड़। अंदाजा है इस बार का फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा
तो पिछले साल की धनराशि को ये क्रॉस कर जाएगा। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिसके द्वारा नगर वन का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इनके द्वारा उत्तराखंड में हल्द्वानी में उद्घाटन किया गया है। जगह का नाम क्या है? हल्द्वानी। ये 30 किलोमीटर दूर पड़ता है नैनीताल से और काफी ब्यूटीफुल प्लेस है, एक तरीके से आप बोल सकते हो हिल स्टेशन है हल्द्वानी। तो वहां पर एक नगर वन का उद्घाटन किया गया है। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, शहर के बीच में एक फॉरेस्ट की जमीन है। उस वन को लोगों के टहलने के लायक, योगा करने के लायक बना दिया गया है। और ये जो पूरा तैयार किया गया है, इसके लिए 1 करोड़ की धनराशि लगी है सरकार की तरफ से। ये जो वन बनाया गया है, ये 7.5 हेक्टेयर जमीन पर बनाया गया है ताकि लोग आसानी से यहाँ पर जाके योगा कर सकें, सुबह वॉक कर सकें, शाम को वॉक कर सकें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल उन्हें मिले। उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। विश्व एड्स दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स डे हर साल मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। तो कल के दिन इसको मनाया गया। और जो एड्स डे है, ये पहली बार 1988 में मनाया गया था। तब से लेकर हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। और आपको पता है HIV पॉजिटिव, ठीक है, जो भी एड्स से ग्रसित होता है उसमें कौन सा वायरस होता है? HIV। HIV का मतलब क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसको बोलते हैं। ये जो वायरस है, ये बॉडी में क्या करता है? तो देखिए, हमारे ब्लड में दो तरीके की कणिकाएं होती हैं। एक तो RBC होती है जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, और दूसरी होती है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, या जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो WBC में एक तरीके के सेल्स मौजूद होते हैं जिनको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स। और ये बीमारियों को दूर करने का काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को बनाने का भी काम करता है लिम्फोसाइट। तो जो HIV वायरस है, ये लिम्फोसाइट्स को ही डैमेज कर देता है। और जब बॉडी में लिम्फोसाइट्स ही नहीं रहेंगे तो रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, इम्यूनिटी पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। जिसकी वजह से जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति होता है, अगर उसकी बॉडी में कोई भी बीमारी आ गई तो वो कभी भी उस बीमारी से फिर दूर नहीं हो पाता है। इस वजह से ये एक जानलेवा बीमारी बन जाती है। और इस बार की जो इसकी थीम रही, ये थी टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। और आप सेफ 50 कोड लगाकर इस टाइम पर मेरा कोई भी बैच 50% ऑफ में अवेल कर सकते हैं। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में, जो भी फी है मेरे कोर्सेज की, वो जस्ट आधी हो जाएगी। 50% का ऑफ इस टाइम पर चल रहा है। हाल ही में 2024 की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जो कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पूरे भारत भर की जो पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल्स हैं, इनकी कॉन्फ्रेंस का आयोजन इस बार उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। और इसकी शुरुआत 29 नवंबर से हुई थी और कल के दिन 1 दिसंबर को इसका समापन हुआ है। 3 दिन तक यह कॉन्फ्रेंस चली है। और इसमें अमित शाह ने भी पार्ट लिया, अजीत डोभाल ने भी हिस्सा लिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअली इसमें हिस्सा लिया था। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य ये रहता है कि जितना भी पुलिस सिस्टम है, वो आपस में जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको लेकर रणनीति बना सकें। जैसे कि काउंटर टेररिज्म को लेकर रणनीति बना सकें, कोस्टल सिक्योरिटी हो गई, नए क्रिमिनल लॉज हो गए, नारकोटिक्स हो गया, इन सभी को लेकर न्यू स्ट्रेटेजीज और प्लान्स तैयार किए जा सकें। ये जो मीटिंग है, ये साल 2014 से इस तरीके की कॉन्फ्रेंस चालू हुई थी। और तब से लेकर ये अभी जो आयोजित करी गई है, ये 59th कॉन्फ्रेंस है इस बार जो कि आयोजित करी गई है। RRB NTPC का आपने फॉर्म भर ही दिया है, तो समय नहीं वेस्ट करिए। मैंने आपको वीडियो में बता दिया है मिनिमम कट ऑफ क्या रहेगा, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, CBT 1-2 का वेटेज क्या रहेगा, CBAT क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो में आप जाके ज़रूर देख लीजिए। RRB NTPC का स्पेशल बैच आप अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से, सिर्फ 50 कोड लगाकर। इसमें मैथ्स पूरी कवर है NTPC की, GS GK कवर है पूरी, साइंस स्पेशली कवर है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है NTPC में, और रीजनिंग पूरी कवर है। 1 साल की वैलिडिटी है, 24/7 रिकॉर्डिंग है। तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़िए। सब कुछ भूल जाइए इस टाइम पर और जी जान से मेहनत लगा दीजिए। अगर आपने अगले 100 दिन ठीक से पढ़ाई कर ली तो यह नौकरी आपकी हो जाएगी, और विश्वास मानिए आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप एक ऐसे दौर में इस टाइम पर जी रहे हो जिस टाइम पर वैकेंसीज भी अच्छी खासी निकल रही हैं। आने वाले समय में
पर्याप्त वैकेंसी होंगी या नहीं होंगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन आप अपना समय ज़रूर व्यर्थ कर देंगे। तो ध्यान रखिए, कोई कितना भी कुछ भी कह रहा है, सबकी बातों को अवॉइड करिए, सिर्फ कमरा बंद करके इस टाइम पर पढ़ाई करने में लग जाइए। इसके अलावा आप कोई भी एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आप मेरा फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। रेलवे के लिए अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट सॉल्यूशन बुक है। इस बुक का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अमेज़न से ऑर्डर करके आप इसे आज ही अपने घर मंगा सकते हैं। तैयारी करने के लिए अभी भी पर्याप्त समय है। आप एक बार लग जाइए, आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोग जिनकी जो वीकनेस है, वो इंग्लिश अगर होती है, तो आप ये एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ़ 3 ही सब्जेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आपको बताना है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो है, ये कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके इतना हंगामा क्यों मचा रखा है भाई? हजारों लोग फायदा ले चुके हैं, आप कब लोगे इसका फायदा? जब एग्जाम निकल जाएगा तब। किताब लॉन्च तो कर चुका हूं मैं आपके लिए स्टैटिक जीके की। ये वो किताब है जिसमें मैंने 81 से ज्यादा स्टैटिक जीके के टॉपिक कवर किए हुए हैं। इतना ही नहीं, 3500 करीब टीसीएस पैटर्न पर आधारित पिछले 5 सालों के स्टैटिक जीके के पीवाईक्यूज भी दिए हुए हैं। टेबल की फॉर्मेट में मैंने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं पिछले 3 सालों की मेहनत लगाकर, और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। Amazon पे जाकर एक बार रिव्यू देखिए लोगों के, जिन लोगों ने इस किताब का फायदा लिया है। आज ही Amazon से ये किताब आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। एग्जाम कोई भी हो, स्टैटिक जीके के लिए रामबाण है किताब। हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में मैंने इसे लॉन्च किया हुआ है। अपने हिसाब से किसी भी आप राज्य में रहने वाले हो, आप ऑर्डर करके आज ही अपने घर मंगा सकते हैं। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब देर नहीं करनी है, स्टैटिक जीके में नैया पार लगाइए।